सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने प्रश्न बैंक को हल करके अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आज यूनिट 4 का अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अपलोड किए हैं। आप लोग इसे देखकर अपना स्वयं का नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाले को दबाने से आपको अपने आप स्वतः वीडियो प्राप्त होता जाएगा। इस पाठ यानी यूनिट 4 में 2 अध्याय सम्मिलित हैं। अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें निर्धारित अंक 12 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 नंबर के हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक एक प्रश्न आएंगे। प्रत्यावर्ती धारा का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री यानी पाई/2 का कालांतर होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान I√min² यानी IRMS में संबंध है, तो इसका उत्तर है I√min² बराबर I0/√2। तीसरा प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में कम होती है लेकिन तार जो होता है मोटा होता है। यहाँ पे उत्तर होगा कम। चौथा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो इसका उत्तर है ऊष्मीय। और पांचवा प्रश्न है, एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा आगे पाई/2 बल से कला में विद्युत वाहक विद्युत होती है, यानी इसका उत्तर होगा पाई/2। अब सही विकल्प का चयन करेंगे। पहला प्रश्न है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो इसका उत्तर बी नंबर होगा केवल एसी यानी अल्टरनेट करंट को। दूसरा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, तो इसका उत्तर डी नंबर होगा भंवर धारा। तीसरा प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसका उत्तर बी होगा एसी जनरेटर। चौथा प्रश्न है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, जिसका सी नंबर होगा 60 हर्ट्ज। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो इसका उत्तर होगा 0। दूसरा प्रश्न है,
प्रतिघात का SI मात्रक लिखिए, तो इसका उत्तर होगा ओम। तीसरा प्रश्न है वाटहीन धारा का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है। चौथा प्रश्न है किस दशा में धारा वाटहीन होती है, तो इसका उत्तर है कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक या शुद्ध संधारित्र हो तो ओमीय प्रतिरोध शून्य होने की दशा में धारा वाटहीन होती है। सही जोड़ी मिलाओ। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाओ। तो प्रेरक प्रतिघात का उत्तर है, ये सी नंबर है, ओमेगा एल। दूसरा धारितीय प्रतिघात यानी संधारित्र, इसका उत्तर है ये डी नंबर है, 1/2πfc। तीसरा नंबर RL परिपथ की प्रतिबाधा, तो बी नंबर होगा इसका उत्तर √R² धन XL का स्क्वायर। चौथा प्रश्न है RC परिपथ की प्रतिबाधा, इसका ई नंबर होगा √R² धन XC का स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसका उत्तर होगा ए नंबर √R² धन कोष्टक में XL ऋण XC का होल स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये क्रम से है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखिए, जिसका हम उत्तर कुछ तो लिख करके और कुछ तो किताब से ही अपलोड कर दिए हैं। तो ये पहला प्रश्न है जिसको हम प्रश्न बोलते जाएंगे और अब समझाते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर, ये यहाँ है इसका उत्तर। प्रत्यावर्ती धारा के तरफ लिखेंगे हम नंबर 1 में कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो दृष्ट धारा के तरफ लिखेंगे कि दृष्ट धारा वह धारा है जिसमें परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। दूसरा नंबर ये AC की तरफ लिखेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा की तरफ कि यह दृष्ट धारा की अपेक्षा अत्यधिक खतरनाक होती है, और दृष्ट धारा की तरफ लिखेंगे कि यह प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती की तरफ लिखेंगे हम कि इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग करके धारा के वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है। और दृष्ट धारा की तरफ लिखेंगे इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा नंबर प्रत्यावर्ती की तरफ लिखेंगे कि इसकी उत्पादक लागत कम होती है, और दृष्ट धारा की तरफ लिखेंगे कि इसकी उत्पादक लागत अधिक होती है। तो 2 नंबर का ही है, तो इतना पर्याप्त है लिखने के लिए। और अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघट क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर यहाँ लिखे हैं कि प्रत्यावर्ती प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघट क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर यहाँ है ये प्रत्यावर्ती धारा की दिशा तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघट नहीं होता। अब अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते क्यों, तीसरा प्रश्न है ये।
तो तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ है कि प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते, क्योंकि धारा का मान बढ़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह ऊष्मा विभवांतर के कारण प्राप्त होती है। ऊष्मा का मान धारा के मान बढ़ने से होता है, तो धारा का मान बढ़ता है तो ऊष्मा का मान भी बढ़ता है। तो अमीटर में मापन ऊष्मा के मान के आधार पर होता है, इसलिए अमीटर के पैमाने अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते। चौथा प्रश्न है नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दृष्ट धारा नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर है कि नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दृष्ट धारा नहीं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इनकी प्रबलता को घटाकर बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। ऐसे पांचवा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे गुणांक क्यू क्या है? तो गुणांक क्यू क्या है? तो इसका परिभाषा हम सिर्फ ये वाला लिखेंगे कि एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और उसके दोनों ओर की आवृत्तियाँ जिनमें से प्रत्येक के संगत धारा का आयाम अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना होता है, के अंतर के अनुपात को उस परिपथ का क्यू गुणांक कहते हैं। इसमें लिखा है कि गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो हम ये सूत्र लिखेंगे आपका कि क्यू गुणक बराबर 1/r√L/c, हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है पांचवा दीर्घसूत्री प्रश्न। इसमें लिखा है कि संधारित्र की प्रतिघात, यानी ये पांचवा प्रश्न लिखा है, एसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 sin ωt एक संधारित्र पर लगाया गया है। तो परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी ये इसी का प्रश्न है। हम यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे इसका कि माना कि संधारित्र C को विद्युत वाहक बल V को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र V का सूत्र हो गया V बराबर V0 sin ωt, ये समीकरण 1 लिख लेंगे, ये चित्र बना लेंगे हम। ठीक, अब आगे लिखेंगे कि किसी क्षण संधारित्र के प्लेटों को Q आवेश दिया जाए तो धारिता, तो इसका सूत्र होगा C बराबर Q/V। यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे और CV का गुणा कर दें, Q बराबर CV। तो Q बराबर CV, तो V का मान रखेंगे C V0 sin ωt। ये यहाँ पे जो हम V का मान रखेंगे V बराबर V0 sin ωt, यहाँ से हम इसका मान रख लिए। तो Q बराबर क्या हो गया, C V0 sin ωt। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर I बराबर क्या होता है, dQ/dt। इसीलिए हम यहाँ पे समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, dQ/dt बराबर d/dt। तो ये C V0 sin ωt यहाँ उतार दिया और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये dQ/dt किसका फार्मूला, I का। तो यहाँ आ गए हम d/dt। जब हम इसका ये अचर पद को हम बाहर निकाल देंगे, C V0 को बाहर निकाल दिए और d/dt sin ωt का जब हम अवकलन करेंगे तो ये I का I हो गया बराबर C V0। तो ये sin ωt का हम समाकलन किए तो cos ωt, लेकिन यहाँ ωt है, ωt को भी जब हम अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा। हमको अवकलन करना है, ठीक है ना, समाकलन नहीं करना, अवकलन करना है। तो I बराबर
ये ओमेगा जो है यहाँ लिखा गया ओमेगा 80 भी जीरो, और कास ओमेगा टी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में। तो साइन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो आई बराबर ओमेगा सी भी जीरो साइन 90 प्लस ओमेगा टी, माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या आ गया, आई जीरो साइन, अब साइन में कन्वर्ट कर दिए और बाकी को हम आई जीरो मान लिए। आई जीरो को क्या माने हम, ओमेगा सी भी जीरो, यानी यहाँ पे देखिए ये ओमेगा सी भी जीरो को हम क्या मान लिए, आई जीरो। तो आई बराबर आई जीरो साइन, आई इसको पलट देंगे, ओमेगा टी को इस पार कर देंगे, 90 के इस पार कर देंगे, तो ये यहाँ आ गया देखिए आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी 90 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, पाई बटे 2। जहाँ आई बराबर हम क्या माने थे, ओमेगा सी भी जीरो, यहाँ आई बटे ओमेगा सी, यानी ये ओमेगा सी यहाँ आ गया, अब भी जीरो बटे आई जीरो आ गया, ठीक है ना। आई बटे ओमेगा सी को हम क्या मानते हैं, एक्स सी, तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 बटे ओमेगा सी, जहाँ एक्स सी हम क्या करते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। यहाँ पे ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई, ये आवृत्ति है म्यू आई सी, 2 पाई म्यू सी, ठीक है ना, म्यू को अब भी दर्शा दिया जाता है। तो इस दृष्ट धारा के लिए क्या होता है, म्यू का मान 0 होता है, तब एक्स सी 1 बटे ये 0 हो गया, तो 0 से हम जब भाग देंगे तो अनंत होगा, एक्स सी का मान क्या हो जाता है, अनंत। ये वाला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है एवरेज, पी एवरेज बराबर भी रूट मीन स्क्वायर गुणते आई रूट मीन स्क्वायर गुणते कास फाई, यानी इसको सिद्ध करना है, ठीक। तो ये अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, ठीक, 5वां नंबर नहीं है, ये दूसरा नंबर है, 5 नंबर का है, ठीक, दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रत्यावर्ती विभवांतर भी का मान क्या होता है, भी जीरो साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, जिससे उस परिपथ प्रत्यावर्ती धारा आई का मान क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो प्रवाहित होने लगती है, जहाँ फाइव विद्युत वाहक बल और धारा के बीच कालांतर है। अतः परिपथ की ताक्षणिक शक्ति, ये सूत्र होता है पी बराबर भी आई, भी का मान रख देंगे और आई का मान रख देंगे, यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। तो ये भी का मान रख दिए भी जीरो साइन ओमेगा टी, आई का मान रख दिए आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये भी जीरो आई जीरो एक साथ कर लिए, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये सूत्र के रूप में लाने के लिए हम 2 का गुणा कर देते, 2 का भाग कर दिए, 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये सूत्र के रूप में लाने के लिए तो इसका फार्मूला ही है 1/2 भी जीरो आई जीरो है, 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा और टी माइनस फाइव को ये क्या हो जाता है आपका कास फाइव और ऋण कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे देखिए 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए साइन बी फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, इस सूत्र से हम इसको तोड़े हैं। तो यहाँ मैंने आपको ध्यान देना है कि 1/2 भी जीरो आई जीरो कास फाइव उतर गया और ये माइनस इस सूत्र से आया है 1/2 भी जीरो आई जीरो कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। जैसे ही हम एवरेज लगाएंगे तो ये वाला भाग जीरो हो जाएगा, 1/2 भी जीरो आई जीरो कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे देखिए एक पूर्ण चक्र में कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान क्या होता है, शून्य, यानी आप ध्यान लीजिए ये वाला भाग शून्य हो जाता है, केवल ये बचता है, ठीक। अतः एक पूर्ण चक्र में परिपथ की औसत शक्ति, यहाँ पी जैसे हम एवरेज लगाएंगे, ए औसत ए भी, इस जब एवरेज लगाएंगे तभी इसका मान शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पी एवरेज बराबर 1/2 भी जीरो आई जीरो कास फाइव, √2 को हम 2 भाग में तोड़ लेंगे, 2 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो √2 आएगा, ठीक है ना। पी एवरेज बराबर भी जीरो, ये 2 को हम 2 भाग में तोड़ लिया √2 और √2, ठीक। तो ये आ गया पी एवरेज बराबर भी रूट मीन स्क्वायर, भी रूट मीन स्क्वायर का ये सूत्र है, आई रूट मीन स्क्वायर सूत्र है कास फाइव, यही हमको आपको सिद्ध करना था, ठीक। अब हम अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो पहला नंबर है नामांकित चित्र, तो ये आप चित्र बना लेंगे, जो नामांकित प्राथमिक कुंडली, ये क्रोड है, ठीक, और ये नीचे वाला भाग द्वितीय कुंडली है, तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर है। और ये
ये जो है आपका ये प्राथमिक कुंडली है, ये ऊंचाई का है, ये द्वितीय कुंडली ऊंचाई का, ये नामांकित चित्र हो गया। ठीक, अब अगले में सर सिद्धांत बोला है। सिद्धांत के लिए थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा। ये सिद्धांत हो गया, माना कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या Np और Ns है, तो किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल तो Ep बराबर -Np बटे d∅/dt समीकरण 1 हो जाएगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में 6 शून्य है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर -Ns d∅/dt 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का भाग देने पर Ep/Es बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये Np/Ns बचेगा। ठीक, Ep/Es बराबर Np/Ns समीकरण 3। यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो Ep बराबर क्या हो जाएगा Vp और Es बराबर Vs। तो हम Ep की जगह पे Vp लिख लेंगे और Es की जगह पे Vs लिख लेंगे। तो समीकरण 3 से Vp/Vs बराबर Np/Ns। माना कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा क्रमशः Ip और Is है तो निवेशी सिग्नल बराबर निर्गत है। निवेशी सिग्नल का सूत्र क्या है Vp/Ip और निर्गत का क्या है Vs/Is। तो Vp/Vs एक तरफ कर लेंगे, इसके बराबर क्या वैसे Is/Ip, यानी जैसे त्रिया गुणा करते हैं वैसे हम कर दिए यहाँ पे। ठीक है ना। अब समीकरण 4 और 5 से Vp/Vs बराबर Np/Ns Is/Ip। यहाँ से देखिए Vp/Vs का मान यहाँ भी वही और यहाँ भी वही आया है। देखिए Vp/Vs, इसलिए इसके बराबर और इसके बराबर हम यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे। Vp/Vs बराबर Np/Ns बराबर Is/Ip। ये हो गया समीकरण 6। तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि अपचायित ट्रांसफार्मर Vp का मान Vs से बड़ा है, तो ये सब क्या है अनुपातिक में है, तो Np बड़ा है Ns से, Is भी Ip से। अब अपचायित ट्रांसफार्मर के लिए इसका जस्ट उल्टा होता है, Vp का मान Vs से छोटा होता है। अब Np का मान Ns से छोटा होगा और Is का मान Ip से छोटा होगा। अब इसके अगला प्रश्न दिया है ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात। ठीक, परिणमन अनुपात, ये परिणमन अनुपात के बारे में हम यहाँ लिख लेंगे। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं सूत्र के रूप में Ns/Np बराबर R। तो ये पूछा है हमसे। और अगला प्रश्न इसी में है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण तथा उन्हें कम करने के उपाय। ये यहाँ है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है। पहला है ताम्रहास। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ तांबे की तार से बनी होती हैं, इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। अतः इनमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं ताम्रा क्षय कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं तांबे के मोटे तार का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर है चुंबकीय फ्लक्स क्षय। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता, जिससे कुछ फ्लक्स का क्षरण वायु में होता रहता है। इस प्रकार के क्षय को हम क्या कहते हैं फ्लक्स क्षय कहते हैं। इसे दूर कैसे करते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस क्षय को कम किया जाता है। तीसरा नंबर है लौहास्य। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार के क्षय को लौह क्षय कहते हैं। इसको दूर कैसे करते हैं, दूर करने का उपाय यह है कि पटलित क्रोड का उपयोग करके इस क्षय को कम किया जा सकता है। तीसरा नंबर है शैथिल्य क्षय। तो ये शैथिल्य क्षय जो है, शैथिल क्षय
जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड बार बार चुंबकित और अचुंबकित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसे शैथिल्य क्षय कहते हैं। इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है जो 4 और 5 दोनों समाहित है। इसमें चौथा और पांचवा एलसीआर के बारे में है। ये एलसीआर परिपथ प्रतिबाधा के लिए सूत्र याद कीजिए। और यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, ये दोनों प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में है, एक साथ है। तो अनुनादी विद्युत वाहक परिपथ, जब एलसी परिपथ या एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुनाद। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इस परिपथ अनुनादी विद्युत परिपथ कहलाता है। और प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, ये चित्र है, प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यदि किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये हम सूत्र रख देंगे। VL बराबर क्या होता है? IXL। धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? VC बराबर IXC। प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR बराबर IR। यहाँ पे VR और I समान कला में होते हैं। VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अतः VL और VC के बीच 180 डिग्री का कालांतर होगा। तो VL और VC का परिणामी VL ऋण VC होगा। स्पष्ट है कि VL ऋण VC और VR के बीच 90 डिग्री कालांतर होगा। यदि परिणामी विभवांतर V हो तो इसमें भी ये इधर खींचेगा और इधर खींचेगा तो इसकी दिशा इधर होगी। ये भी पाइथागोरस के जैसे ही काम करता है। तो यहाँ पे हम V का मान निकालेंगे तो V स्क्वायर धन VL ऋण VC स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही स्क्वायर को हम हटाएंगे, V बराबर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो VR स्क्वायर धन VL ऋण VC स्क्वायर। हम VL और VC का सब मान रखेंगे 1 2 3 से मान रखने पर तो V स्क्वायर बराबर IR स्क्वायर I, ऐसे VL का मान रखें तो I स्क्वायर XL, ये x I स्क्वायर कॉमन ले लिए तो XL ऋण XC का स्क्वायर। यहाँ V बटे I को हम निकालेंगे V बटे I का मान, तो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर R स्क्वायर यहाँ बच गया और XL XC का स्क्वायर बच गया। I स्क्वायर तो बटे में हो गया, ठीक। तो V बटे I का मान निकल गया, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। V बटे I का मान निकल गया अंडर रूट R स्क्वायर धन XL ऋण XC का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। इस प्रकार प्रतिबाधा Z का मान क्या होगा? Z बराबर V बटे I को हम Z ही बोलते हैं, तो अंडर रूट R स्क्वायर धन XL XC का स्क्वायर। ये Z का मान। XL बराबर होता है ओमेगा L और ऋण XC का मान क्या होता है? 1 बटे ओमेगा C स्क्वायर। तो ये अब आगे हम चलते हैं आवृत्ति के लिए व्यंजक। तो यहाँ tan फाई बराबर क्या होता है? tan फाई, ये चित्र से जाएंगे, लंब बटे आधार। यहाँ देखिए, ये है आपका लंब, ये है आधार। tan फाई बराबर क्या होगा? VL VC बटे VR। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है tan फाई बराबर VL VC बटे R। tan फाई VL का मान क्या होता है? ओमेगा L। VC का मान क्या होता है? बटे ओमेगा C बटे R। यहाँ से ये फाई है, tan को स्क्वायर ले गया तो इसको क्या बोलेंगे? tan इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस फाइव होता है। I0 बराबर क्या होता है? V0 अपन Z। तो यहाँ से Z का मान अभी जो हम लोग निकाले थे, तो ये Z का मान रखेंगे V0 Z का मान क्या निकला था? अंडर रूट R स्क्वायर धन XL ऋण XC। ये सूत्र ही है, I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस फाइव। यहाँ से देखिए I0 बराबर क्या होता है? V0 बटे Z। V0 का है और Z का मान अभी निकाले थे। यहाँ पे देखिए जो मान निकाले थे, ये वाला हम मान यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि यदि ओमेगा L बराबर 1 बटे ओमेगा C हो तो Z बराबर क्या होगा? R तथा I0 V0 बटे R अधिकतम।
इस प्रकार इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। ठीक है ना। फिर ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ये ओमेगा ओमेगा एक साथ आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल यहाँ आ गया हर में तो 1/एल सी। तो ओमेगा को जैसे ही हम अंडर रूट ओमेगा की स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ये अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ का मान हमको निकालना था, 2 पाई को यहाँ हम रख दिए 1/2 पाई अंडर सी। ये आपका हल हो गया। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि हम अगला वीडियो जैसे ही डालते हैं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।